Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलियुग विक्रम संवत 2081 माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी 26 जनवरी 2025 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत यूएस से अवैध प्रवासियों को वापस लाने को तैयार। सीबीआई ने 350 करोड़ के घोटालों का किया भंडाफोड़ तथा अभिनेत्री ममता कुलकर्णी महाकुंभ में बनी महामंडलेश्वर। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 350 करोड़ रुपए के क्रिप्टो घोटाले में 7 राज्यों में तलाशी ली। इन घोटालों में सैकड़ों निवेशकों से उनकी गाढ़ी कमाई लूट ली गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ये कार्रवाई सीबीआई द्वारा 7 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद हुई है, जो 7 राज्यों में अलग अलग पॉन्जी योजनाएं कथित तौर पर चला रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर दिल्ली, हजारीबाग, बठिंडा, रतलाम, वलसाड, पुट्टुकोट्टई और चित्तौड़गढ़ शहरों में स्थित 7 अलग अलग मॉड्यूल चला रहे थे, जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश का वादा करके निवेशकों से पैसे लेते थे। सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि इन पॉन्जी योजनाओं को अनेक सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा था। बैंक खातों के लेन देन और क्रिप्टो करेंसी बैलेट के विश्लेषण से पता चलता है कि इन योजनाओं से प्राप्त अवैध धन को क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित किया जा रहा था ताकि उसकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम अवैध आवागमन के खिलाफ हैं। ये संगठित अपराध के कई रूपों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी रहने वाले भारतीय अगर निर्धारित समय से अधिक समय तक किसी देश में रह रहे हैं या वे उचित दस्तावेजों के बिना किसी भी देश में हैं, तो हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। अगर संबंधित देश हमारे साथ उपयुक्त दस्तावेज साझा करें और वे दस्तावेज उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि करते हों तो। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू से जुड़े मामले में जायसवाल ने कहा कि हम इस मामले में अमेरिका के समक्ष उठाएंगे। खालिस्तानी आतंकवादी पतवंत सिंह पन्नू के ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के मुद्दे पर जायसवाल ने कहा कि जब भी कोई भारत विरोधी गतिविधि होती है तो हम अमेरिकी सरकार के समक्ष मामले को उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी सरकार के समक्ष ऐसे मामले उठाते रहेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है। वहीं पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के मामले में उन्होंने पड़ोसी देश पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन बढ़ावा देता है। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 83,899 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 86 रुपये 18 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपये 43 पैसे। घरेलू शेयर बाजार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 329 अंक टूटकर 76,190 अंक पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 113 अंक की गिरावट के साथ 23,092 अंक पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने शुक्रवार को 2,758 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। उड़ीसा के गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के चेतक कोर के वायु रक्षा योद्धाओं ने दिन और रात के समय लक्ष्य बनाकर कम ऊंचाई और अधिकतम सीमा पर सटीकता के साथ आकाश मिसाइल में फायरिंग की।
दक्षिण पश्चिम सीमा कमान ने कहा कि सटीक फायरिंग भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर की परिचालन तत्परता और अत्याधुनिक क्षमताओं का उदाहरण है। बता दें कि आकाश मिसाइल एक साथ 4 निशानों को तबाह करने की ताकत रखता है। आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए आकाश मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ये DRDO द्वारा निर्मित एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था, जिसमें नाग, अग्नि और त्रिशूल मिसाइल पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का विकास भी शामिल था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अनुसार भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास आकाश मिसाइल जैसी तकनीक है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वह यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। 53 साल की ममता सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची। ममता और पुरी के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी मौजूद रहे। फिर उन्हें महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। दर्पण परिवार के सभी श्रोताओं को ऑस्ट्रेलिया डे व भारत के गणतंत्र दिवस की भी बधाई। आशा करते हैं पिछले 1 घंटे का कार्यक्रम आपको रोचक व ज्ञानवर्धक लगा होगा। और अब अगले 2 घंटे मैं और शैलजा जी आपकी सेवा में प्रस्तुत रहेंगे। तो शैलजा जी, आपको भी गणतंत्र दिवस और ऑस्ट्रेलिया डे की बधाई। तो बताइए, आज हमारे श्रोताओं के लिए अगले 2 घंटे के लिए क्या क्या आप लेकर आए हैं? श्रोताओं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया डे और गणतंत्र दिवस की आपको बधाई हो। ये भी बड़ा कोइंसिडेंस है कि दोनों देशों के इतने महत्वपूर्ण दिन एक ही हैं। तो आज हम दोनों के प्रति कुछ न कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही हो सकता है कि रोचक, मेरे ख्याल से और प्रदीप जी के ख्याल से तो बहुत रोचक प्रोग्राम होगा, लेकिन देखिए आपको भी पसंद आया होगा, ये अच्छा ही होगा। तो हम लोग आज आपसे अपने भारत के संविधान के विषय में बात करेंगे, जो कि गणतंत्र दिवस का एक मुख्य भाग है। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी, तो उनको भी हम लोग आज याद करेंगे। ओपी नैयर, जिनका की जन्म हुआ था 28 जनवरी को, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। और आज हमारे जो मेहमान हैं, विशेष मेहमान हैं, श्री ओम वर्मा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग व हास्य कवि हैं। तो वो 30 जनवरी, जो कि गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसके विषय में अपनी कविता सुनाएंगे। तो इसके अतिरिक्त आपको आश्चर्य होगा कि मेरी पसंद के सारे गाने आज प्रदीप जी लाए हैं, जो कि बहुत कम सुनने को मिलते हैं। चलिए, आशा करते हैं श्रोताओं को आज का संगीतमय कार्यक्रम पसंद आएगा। और जैसा कि आपने बताया, ओपी नैयर की जन्मतिथि है, तो उनको हम समर्पित कर रहे हैं ये कार्यक्रम। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं आज के एक सुंदर विचार से। तो तीव्र स्मरण शक्ति यदि जीवन का वरदान है, तो कुछ बातों को विस्मृत करना भी जीवन की एक श्रेष्ठ कला है। जीवन को सब कुछ याद रखकर ही आनंदपूर्वक नहीं बनाया जाता, बल्कि जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बहुत कुछ विस्मृत भी करना पड़ता है। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, क्योंकि नेचर ने, भगवान ने भी इसी तरह से हमारे ब्रेन का निर्माण किया है कि इसमें भी देखिए रिकॉल मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये सब तीनों मेमोरीज जो है अलग अलग ब्रेन के भाग में स्थित होती हैं। अगर हमें हर चीज़ याद रहेगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हम लोगों की हो
सकती है। बिल्कुल, यह विचार, इसीलिए मैंने आपके विचार जानना चाहे कि आप तो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है और हमको उनसे सीखना चाहिए कि जैसे अभी हम छोटे बच्चे को डांट देते हैं और 10 मिनट बाद वो खुश होकर हमारे पास दोबारा आता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि वो चीज़ भूल, लेकिन हम शायद वयस्क होकर ऐसा नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ये हम लोगों को करना चाहिए कि आप बहुत सी जो ऐसी नेगेटिव आपकी यादें हैं उनको आप ओवरलुक कीजिए और जो अच्छी यादें हैं उनको आप याद रखिए। तो चलिए सुनते हैं एक और प्रेरक विचार और उसके बाद सुनते हैं हमारे बापू की प्रिय रामधुन। और ये रामधुन थोड़ी सी जो हम सामान्यतः सुनते हैं उससे थोड़ी सी अलग होगी। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा ऐसी भावनाएं हमारे अंतःकरण को दिव्य, पवित्र और अत्यंत सामर्थ्यवान बनाती हैं। हम दिव्य भावनाओं के कारण ही महानता के, श्रेष्ठताओं के शुभ शिखरों को स्पर्श कर पाते हैं। जीवन अनंतता की यात्रा का नाम है, उच्चता की यात्रा का नाम है। जीवन में हमें उच्चता की ओर आरोहण करना है, ऊंचा उठना है, उन विषयों से ऊंचा उठना है जो हमें निरंतर नीचे की ओर धकेलते हैं अथवा हमें भ्रांतियों को जन्म देते हैं। हमारे भीतर लोभ और नाना प्रकार के आकर्षणों के कारण हमें पदार्थों की ओर खींच कर लेकर जाते हैं, उन पदार्थों की ओर जिनमें स्थायी सुख नहीं है और जिनमें न नित्यता का बोध है। इसलिए एक उच्चता के आरोहण की ओर हम प्रयत्न करें और उन दिव्यताओं को और उन महानताओं को हम स्पर्श करें जो हमारी प्राथमिकता है पहले से, क्योंकि ऐसा संभव है अच्छे विचार के द्वारा, संकल्प के द्वारा अपनी अनंत ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। मनुष्य जीवन श्रेष्ठता के उन शुभ शिखरों को स्पर्श करने के लिए है जहां जीवन की सत्यता कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रही है। और ऐसा विचार के द्वारा संभव है कि उच्च विचारों के पंख लगाकर, ज्ञान का आश्रय लेकर हम अपनी अनंतता को, अनंत ऊंचाइयों को अनुभव कर सकते हैं।
आशा करते हैं श्रोताओं को यह भजन पसंद आया होगा और यह राम धुन है जो कि हम लोग स्कूल के ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन यह जो है वो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी इसकी चर्चा भी रही थी। यह ओरिजिनल राम धुन इसको कहा जाता है और इसको जो था विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने लिखा था। 100 वर्ष से अधिक हो गए उसमें, और उसके बाद इसमें परिवर्तन किए गए हैं और उसके बाद जो हम राम धुन सुनते थे वो थोड़ी सी अलग रूप में थी। तो शैलजा जी, प्रदीप जी, इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी थी। कुछ लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो भगवान ही क्यों सम्मति देता है, अल्लाह क्यों नहीं सम्मत देता है। तो ये भी लोगों ने विरोध किया था, जबकि तुकबंदी के हिसाब से वो सब चीज़ें ठीक बैठती हैं। भगवान का मतलब भगवान गॉड होता है, न कि ईश्वर में कृष्ण भगवान या अल्लाह। तो चलिए, आशा करते हैं नया वर्जन ये पसंद आया होगा। तो आज हमारे पास एक पहेली भी है और पहेली में है फिल्म आज़ाद के 2 टिकट जो कि किसी एक विनर को दिए जाएंगे। तो पहेली है आज की कि जैसा कि शैलजा जी ने बताया कि आज का कार्यक्रम में हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी को भी समर्पित कर रहे हैं क्योंकि उनका जन्मदिन अभी था। तो उनके जन्म दिवस को एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2021 से भारत सरकार ने उसको एक विशेष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो वह कौन सा दिवस है यह आपको बताना है। तो पहली एक बार फिर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हमारे पहेली का जवाब दीजिए और देखिए सुंदर सी पिक्चर आज़ाद। आशा करते हैं पिक्चर अच्छी होगी। इसके रिव्यूज़ पिछले दिनों पढ़े हैं, थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पुरस्कार जीतें और जाके पिक्चर देखें, सिनेमा का आनंद लें। और 2 टिकट होंगे तो जो भी जीतेंगे पति पत्नी अपने आनंद से जाइए और दिन का मज़ा लीजिए। तो पहेली में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और आपको पता ही है कि इसका जवाब आपको हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं तो वहाँ पर दीजिए, और अन्यथा अगर आप उस पर नहीं हैं तो मुझको कर सकते हैं मेरे मोबाइल पे। मेरा मोबाइल नोट कर लीजिए 0431619876। तो चलिए शैलजा जी, हमारे जो मेहमान हैं उनका हमारे श्रोताओं से परिचय कराइए। यस, तो ओम वर्मा जी, आपका स्वागत है दर्पण रेडियो में। नमस्कार प्रदीप जी, यतीन्द्र जी, डॉक्टर शैलजा जी और सभी श्रोता मित्रों को मेरा नमस्कार। और आज गणतंत्र दिवस की और ऑस्ट्रेलिया दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे श्रोताओं के बीच में एक बार फिर उपस्थित होने का अवसर दिया। और कार्यक्रम तो आपका बढ़िया रोचक है ही। यस, अब आप जैसा आदेश होगा आपका। ओम वर्मा जी, आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं, आप कब से ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप इतनी सुंदर, इतनी प्रभावशाली कविताएं लिखते हैं, उसका किस तरह से आरंभ हुआ। शैलजा जी, मैं अभी फ़िलहाल एक शार्ट विजिट के लिए यहाँ अपने बेटे के पास आया हूँ। मेरा ये 4था ऑस्ट्रेलिया विजिट है और मध्य प्रदेश के देवास शहर में मैं रहता हूँ जी। मैं मूल रूप से व्यंग्यकार हूँ। मैंने गद्य व्यंग्य कई लिखे हैं जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और एक व्यंग्य संकलन भी मेरा प्रकाशित हुआ है जी। और इसके अलावा सामयिक विषयों पर तो मैं लिखता रहा हूँ ही, और दोहे में मेरी विशेष रुचि है जी। तो दोहे में मैंने जो काम किया वो ये है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा पर मैंने खंड काव्य लिखा है जो दोहे के रूप में जी जी, और एक अपना दोहा संकलन भी निकला है जी हाँ। और इसके अलावा प्रदीप जी और शैलजा जी, आपको बताऊं कि एक काम मैंने और किया है कि पिछले 5 वर्ष से जी लगातार मैं एक साप्ताहिक कॉलम लिख रहा हूँ जो करीब 8-10 अखबारों में प्रकाशित होता है। उस कॉलम में मैं सप्ताह भर की 5 प्रमुख खबरों को चुनकर
उन पर दोहे के रूप में व्यंग टिप्पणी करता हूँ जी, जो अभी इस शनिवार तक 302 उसके एपिसोड प्रकाशित हो चुके हैं। जी हाँ, जो मेरी जहाँ तक जानकारी है, ये भी एक रिकॉर्ड है कि इतना लंबा कॉलम किसी का चला नहीं है, और इसके पहले कुछ समय तक चला भी हो तो वो गद्य के रूप में ही चला है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सारे श्रोताओं के लिए ओम वर्मा जी का नाम कोई नया नहीं है। आपके जो दोहे जो आपने बताए, हर सप्ताह हम लोग उनको देखते रहते हैं, और कई बार वो इतने सामयिक होते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में उनको प्रस्तुत भी करते हैं। और ओम वर्मा जी हमारे स्टूडियो में पहले भी आ चुके हैं। तो वर्मा जी, जानना चाहूँगा कि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि बिल्कुल करंट अफेयर पे आपको पता नहीं अगले हफ्ते क्या होने वाला है, और जैसा होता है और उस पर दोहा बिल्कुल सटीक निशाने पे तीर लगे, तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता होगा। जी देखिए, मैंने दोहों का अभ्यास किया, दोहों का काफ़ी कुछ समय से मैं अभ्यास करता रहा हूँ, और शुरुआत में जब कहीं कोई चूक हो भी जाती थी तो कुछ प्रबुद्ध मार्गदर्शकों ने मुझे उसमें सही राह भी दिखाई। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म का मुझे एक अभ्यास सा हो गया। क्या मैं ये तो नहीं कह सकता अभी भी कि मैं कोई सर्वश्रेष्ठ दोहाकार हूँ, मगर मेरा प्रयास ये रहता है कि उसमें किसी तरह की कोई व्याकरण संबंधी त्रुटि ना हो, क्योंकि ये छंद है, और छंद में एक बार ब्लैंक वर्स में आप अलग बात होती है, मगर छंद में किसी तरह की भी ऐसी त्रुटि अक्षम्य है जी। तो उसका ध्यान रखते हुए 5 खबरों को चुनना, और उसमें फिर व्यंग्यकार हूँ इसलिए व्यंग्य वाला पुट तो आ ही जाता है। तो इस तरीके की टिप्पणी मेरी उसमें जाती है, जो अभी तक 302 अंक से लगातार। तो चलिए, अभी सामयिक, जैसे भी दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं, आपका इलेक्शंस के ऊपर काफ़ी आपका कवरेज रहता है, या गणतंत्र दिवस या किसी भी उस पर अगर कुछ उपयुक्त हो तो अभी चाहें तो सुना सकते हैं। इससे पहले क्या अगला गाना? मैं एक व्यंग इस चुनाव प्रसंग को लेकर सुनाना चाहूंगा जी। कल मतदान दिवस भी था। अच्छा। और इसके अलावा अभी फरवरी में 5 फरवरी को चुनाव भी है दिल्ली जी में, हाँ, है ना। तो इसी प्रसंग को लेकर आप ध्यान देंगे तो आपको इस व्यंग का थोड़ा आनंद आएगा। देखिए जी, आजकल पहले शादी जो हो जाती थी वो एक अलग बात थी जी। माता पिता ने तय कर दी और शादी हो गई। जी हाँ, मगर आजकल सब लड़के लड़कियां बड़े MNC में बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, और बिल्कुल शादी के लिए या एक दूसरे को देख लेने का समय तक भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे प्रसंग में और इसके अलावा चुनाव, 2 चीजों को लेकर बस ये व्यंग है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जी। तो एक चुनाव कथा जी। शीर्षक है, एक चुनाव कथा। मतदान के अगले दिन हाँ, विवाह योग्य लड़का परिवार के साथ कन्या दर्शन टूर पर पहुंचा। वाह वाह। लड़का भी सुंदर, लड़की भी सुंदर, दोनों MBA और दोनों की बड़ी बड़ी कंपनियों में पोस्टिंग। वाह। हालांकि दोनों ज्योतिष और कुंडली मिलान में कोई विश्वास नहीं रखते थे, फिर भी दोनों के माँ बाप ने अपने अपने ज्योतिषों से कुंडलियों के मेल करवाकर अपनी लघु से लेकर दीर्घ सभी तरह की शंकाओं का समाधान भी करवा दिया था। हाँ। दोनों परिवार तो खुश थे ही, देखने वालों का भी इस जुमले में विश्वास पुख्ता होने लगा था कि जोड़ियां तो स्वर्ग में ही बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रीति भोज और औपचारिक विचार विमर्श संपन्न होता है। इसके बाद जैसा कि आजकल रिवाज है, लड़के लड़की दोनों को एकांत में छत पर 1-to-1 विचार विमर्श यानी वास्तविक स्वयंवर के लिए भेज दिया जाता है। कुछ परंपरागत सवाल जवाब के बाद लड़के की नजर लड़की के बाएं हाथ की तर्जनी पर पड़ती है जी। तो लड़का पूछता है, ये उंगली पर ऊपर काला काला क्या है, क्या कोई चोट लगी है? तो लड़की जवाब देती है, ये अमिट स्याही का निशान है। कल मतदान किया था ना। लड़की ने गर्व से अपनी उंगली दिखाई, लड़की ने गर्व से अपनी उंगली दिखाई, लगे हाथ प्रतिप्रश्न कर डाला, कल तो आपके शहर में भी मतदान था, आपकी उंगली भी तो रंगी होगी। लड़की लड़के से पूछ रही जी। अब लड़का क्या जवाब देता देखिए, हाँ हमारे शहर में भी कल ही वोटिंग थी, मगर मैं तो नहीं गया। हाँ, वाह वाह। इनफैक्ट हमारे यहाँ से तो कल कोई भी नहीं गया, हमारे घर से मतलब सभी की छुट्टी थी, इसलिए नेटफ्लिक्स पर 2 फिल्में देख डाली। वाह, क्या कहना। We had a lot of fun, you know। हमने तो पिछले इलेक्शन में भी वोट नहीं डाला था। बड़ा अच्छा। न तो मुझे लाइन में खड़े होना पसंद है, और न ही ये नेता। सब साले ब्ला 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 हैं। हाँ बिल्कुल। लड़का भी उंगली उठाकर दिखाता है, बेदाग उंगली। लड़की यकायक शोले की वाचाल वसंती से कोशिश की मूक नायिका आरती में बदल जाती है।
नायक नायिका की यह एकल वार्ता आगरा में विफल हुई अटल मुशर्रफ की एकल वार्ता की तरफ फेल हो जाती है। लड़का हॉल में और लड़की सीधे अपने कमरे में चली जाती है। लड़की के माता पिता रोकने की रस्म करना चाहते हैं, लड़का रोकने की जी। बेटी की सहमति लेने उसके कमरे में जाते हैं। सॉरी पापा, मैं यह रिश्ता नहीं कर सकती। क्या कह रही हो बेटी, लड़के में ऐसी क्या कमी है? माँ तो भौचक रह जाती है कि और पिता धैर्य पूर्वक आगे पूछते हैं, लड़का सुंदर है, तुम्हारे बराबर पढ़ा लिखा है? नहीं पापा, बिटिया ने पूरा प्रसंग समझाते हुए कहती है कि जिन्हें अपने मत का मूल्य नहीं मालूम और जो मतदान से ज्यादा मनोरंजन जरूरी समझते हो, मैं उन्हें जिम्मेदार नागरिक नहीं मान सकती। और जो देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझता, उसे मैं अपना जीवन साथी कैसे बना सकती हूँ? अब देखिए, और पापा इनकार करने के लिए शब्दों का मेल बैठाने लगे। वाह वाह। अब ये बताइए कि महिलाओं का जागरण है ये, और अगर पुरुष आज के हमारे भारत के या विश्व के जहाँ के भी इतने ही नपुंसक हो जाएंगे कि वो वोट देने के बजाय और नेट फिक्स पे फिल्म देखेंगे। इसी बिंदु को पकड़ना चाहा है कि लड़की तो जागरूक है, मगर लड़का सिर्फ बड़ी नौकरी को और चुनाव वाले दिन वो फिल्म देखना ज्यादा जरूरी समझता है। बिल्कुल। मेरे विचार से हर नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो मतदान अवश्य करे, वो किसी भी विचारधारा को, कहीं भी उसको मतदान करना हो। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक फैशन चल पड़ी है कि मतदान के दिन तो जाएंगे नहीं और सरकार को कोसते रहेंगे। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो आपको आलोचना का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये समझ महिलाओं में है, पुरुषों में नहीं है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा हो रहा है। लड़कियां ज्यादा जागरूक हैं, परसेंटेज भी कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा है। महिलाओं से ही राज्य चलेगा जी। महिलाओं से ही जीवन चलेगा, चाहे आप कुर्सी में बैठे रहें, लेकिन जो प्रबंध है पूरे जीवन का वो महिलाओं के द्वारा होता है। आशा करते हैं भारत के नागरिक जो है आपके इस व्यंग से प्रेरणा लेंगे कि मतदान का महत्व समझें। और ऑस्ट्रेलिया में मतदान जो है आवश्यक है। अगर आप यहाँ पे मतदान नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है। अभी भारत में एक अलग किस्म की जागरूकता चल रही है। जैसे अभी आपने दिल्ली की खबर पढ़ी होगी कि मतदान करके आने वालों को हम हमारी यहाँ इतनी छूट देंगे या वो देंगे। तो कुछ लोगों के प्रयास जारी हैं, मगर सरकारी स्तर पर कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसा कोई काम अभी तक नहीं हुआ है कि आप कोई मतदान नहीं करेगा तो उसको किसी तरह से दंडित किया जाएगा या किसी सुविधा से वंचित किया जाएगा। ऐसा जब तक नहीं होगा मतदान की जागरूकता ये आवश्यक है कि ये बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। तो चलिए, बहुत सुंदर व्यंग आपने सुनाया ओम जी, और हमारे आगे के कार्यक्रम में भी इसी प्रकार की श्रोताओं मनोरंजन की भरमार रहेगी। और जैसा कि हमने बताया, आज पहेली भी है, और पहेली में आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शैलजा जी, जैसा आपने वादा किया था, ओपी नैयर को आज कार्यक्रम समर्पित है और उनके काफ़ी गाने हम लेके आए हैं। और चूँकि गणतंत्र दिवस भी है, तो क्यों ना एक पैट्रियोटिक सॉन्ग ओपी नैयर का श्रोताओं को सुनवाते हैं। बिल्कुल। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।
यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ये तो बहुत ही खूबसूरत गाना था नया दौर का, और इसको लोगों को शायद ना पता हो, बलबीर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। बिल्कुल, बलबीर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, और साहिर लुधियानवी ने ये सुंदर शब्द लिखे हैं। और कितनी सुंदरता है इस गाने की कि ये देशभक्ति का गाना होते हुए शादी बारातों में भी बजता है। हमने खूब डांस होता हुआ देखा है इस पर। और नया दौर जो थी वो ओपी नैयर की बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी, कि आज तक सोचिए कि उनके गाने हम लोग गाते रहते हैं, नया दौर के। और उस पिक्चर की जो थीम भी थी वो बड़ी एक गरीब आदमी, जो छोटे लोग होते हैं, अपना आत्मविश्वास कैसे प्राप्त कर सकते हैं, छोटी सी परंपरागत विलेन नहीं था, बल्कि मेन वर्सेस मशीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आए थे वो, जो उस समय के हिसाब से बहुत आगे की बात थी। बिल्कुल, साहिर लुधियानवी के बोल जो हैं उनको तो आप मिसाल ही दे सकते हैं कि ये देश है वीर जवानों का, और अब लगता है कि ये हम लोगों में और भी ज़्यादा हो गया है देशभक्ति की भावना। तो चलिए, जैसा कि शैलजा जी, सुभाष चंद्र बोस जी की भी जन्मतिथि जो है वो इसी महीने में आती है, तो उनके बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को बताइए। फिर उसके बाद एक ऑडियो फीचर हम उनका लेके आए हैं, वो भी श्रोताओं को सुनवाते हैं। तो श्रोता, हम लोगों ने जैसा कहा था कि आज हम सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो अब 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता के बाद 3008 सदस्यों की संविधान, सुभाष चंद्र बोस इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे। हमारे स्वतंत्र भारत की जो संविधान बना था, और सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। उनकी जन्मतिथि 13 जनवरी को थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना हम सब भारतीयों के लिए ऋण मुक्ति के समान है। दिवस तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो भी यही है, दिवस मनाने का। देश की स्वतंत्रता में नेताजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जैसा मैंने बताया था कि हमारा संविधान 26 जनवरी को बना था, और उसमें उनका बहुत कुछ योगदान था। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के एक संपन्न परिवार में, बंगाली परिवार में हुआ था। 1897 में हुआ था। तो उनकी जन्म तिथि 13 जनवरी को थी। 23 या 13?
जी हाँ, मेरे ख्याल से 23 तारीख को है। 23 जनवरी 23 जनवरी को थी। जी हाँ। तो अंग्रेजों के विरुद्ध उनके हृदय में तब चेतना उठी जब जातिवाद का मुद्दा एक प्रोफेसर द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को सताने का विरोध हुआ कि अंग्रेज प्रोफेसर उन्होंने एक भारतीय विद्यार्थी को सताया और उसका विरोध किया गया। तो तब उनमें देशभक्त की भावना उठी। नेताजी पहले आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज, पहले भारतीय थे जिनको कि आईसीएस में सफलता मिली थी। और आईसीएस को जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब होता है आईसीएस का आज भी वो परंपरा बरकरार है। आज भी आईएएस को सबसे ऊपर माना जाता है। और ये बिल्कुल दर्शाता है कि सुभाष चंद्र बोस इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ उनके आगे थी, अगर वो उस दिशा में चले जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने देशभक्ति के मार्ग को चुना जिसमें आगे कांटे ही कांटे थे। बिल्कुल। तो आईसीएस जैसे उच्च कोटि के पद को त्याग कर 1921 में भारत लौटकर भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना उन्होंने की, सदस्यता उन्होंने की थी। कांग्रेस पार्टी तो पहले से थी, तो उसकी सदस्यता उन्होंने ली थी। कलकत्ता के नौजवान छात्र छात्रा मजदूरों के बीच आपकी ख्याति एक नौजवान नेता के रूप में उभरने लगी थी 1921 में, जबकि वो आईसीएस छोड़कर आए थे। गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से वो सहमत नहीं थे, जो आज बहुत से लोग भी असहमत हो रहे हैं। भले ही दोनों का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था, लेकिन गांधी जी अहिंसावादी और सुभाष चंद्र जी को उसमें विश्वास नहीं था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1939 में चुनाव जीतने पर भी नेताजी ने गांधी जी से विचारों की भिन्नता के कारण पर पद त्याग दिया था। तो 1939 में वो इसके अध्यक्ष हुए थे, लेकिन गांधी जी से उनका मतभेद था और उन्होंने पद ये स्वीकार नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि अध्यक्ष होने के बाद भी उन्होंने पद त्याग दिया था। 1939 में विश्व युद्ध के चलते उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की समस्या विश्व पटल पर रखनी चाहिए थी। 1942 में एडोल्फ हिटलर से वो मिले थे 1942 में। अंग्रेज जो कि एडोल्फ हिटलर, जैसे कि श्रोताओं आपको पता होगा कि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, किंतु उसने भारत की स्वतंत्रता को कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। नेताजी को 1921 और 1941 के बीच 11 बार, यानी 20 साल की अवधि में 11 बार कारावास जाना पड़ा। कारावास का दंड दिया गया। 1941 में अपने भतीजे की सहायता से वो जेल से भागकर बिहार, पेशावर, सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। नेताजी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए गांधी जी से असफल निवेदन भी किया था। श्रोताओं आपको पता होगा आजकल ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रहा है कि गांधी जी ने प्रयत्न नहीं किया था कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए, और अंग्रेज़ों ने भी कहा कि अगर गांधी जी कहते, नेहरू जी कहते तो भगत सिंह को फांसी न दी जाती। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी से विनय की थी कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए, किंतु वो असफल रहे। नेताजी को सबसे अधिक विचलित किया था जलियांवाला बाग 1919 में। श्रोताओं आपको तो याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। तो उसके जो दिल दहलाने वाले दृश्य थे, उन्होंने नेताजी को इतना विचलित किया था कि वो स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने से न रोक सके। अब उनका जो जोश था वो और बढ़ गया था कि जलियांवाला बाग में जो हुआ है कुकर्म, उसका उन्हें बदला लेना होगा। 1943 में नेताजी जापान पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, आज़ाद हिंद फौज। 1944 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को एक बहुत बड़ा, उनका जो फेमस नारा था वो जो कि उन्होंने 1944 में दिया था आज़ाद हिंद फौज की तरफ से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका डायलॉग अभी तक लोग दोहराते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि नारा जो देश भर में क्रांति ले आया था।
1943 में ही 1943 में ही जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो व फ्री इंडिया कंट्रोल की स्थापना उन्होंने की थी। तो देखिए कि कितना बड़ा रोल था हमारे भारत की स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस जी का। 1943 में आज़ाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के, अब ये सोचिए कि आज़ाद हिंद बैंक इतना पहुंच गया था कि अपना उनका बैंक हो गया था, और 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोट तक उन लोगों ने जारी किए थे। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। 1 लाख के नोट पर ऑब्वियसली नेताजी का चित्र था। ये तो बहुत अच्छा था। ये सुन के इतना अच्छा लगा। विचारों की विषमता होते हुए भी नेताजी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता, हालांकि अंग्रेज़ों ने कहा, शुरुआत की थी, अंग्रेज़ों ने कहा था कि फादर ऑफ नेशन उनको कहा जाना चाहिए, लेकिन उसका जो सबसे पहला संबोधन किया था वो था सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता को, हालांकि उनके विचारों से सहमत नहीं थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए उनका 2 बार चयन हुआ था बोस जी का, किंतु वो अपने ही ढंग से स्वतंत्रता चाहते थे। 1941 में उनका विवाह ऑस्ट्रियन एमिली शेंकी से हुआ था, बर्लिन में, जर्मन में, वो जर्मनी थी। उनकी बेटी अनिता बोस, पैफ, PFF सॉरी, देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं अपना फ़ोन ऑफ करना भूल गई थी, इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उनकी बेटी, मैं बता रही थी, उनकी बेटी का नाम था अनिता बोस। उसका जन्म हुआ था 1942 में, वियना में हुआ था। वो जर्मनी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं अनिता बोस। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑगस्टबर्ग जर्मनी में वो उसकी प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में जर्मनी की सदस्य भी हैं। इनके बच्चों के नाम आपको आश्चर्य होगा, है कृष्णा, अरुण व माया। हालांकि उसकी अनिता जी की माँ जर्मन थी, लेकिन फिर भी उनके बच्चों का नाम कृष्णा, अरुण व माया है। वर्ष 2021 में नेताजी की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने जर्मनी में अनिता जी के सम्मान में भव्य भोजन का आयोजन किया था। ये बड़ी अच्छी बात थी कि 1921 में उनको एक्नॉलेज किया गया था, नेता जी को। इस वर्ष गणतंत्र उनका भव्य आयोजन किया गया था। उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी बहुत से आप लोगों ने देखी होंगी। तो अनिता जी भी बहुत प्रभावित हुई थी इस बात से कि इंडियन गवर्नमेंट उनको एक्नॉलेज किया है। अनिता जी ने कहा कि उनके पिता के अवशेष भारत में ही रहने चाहिए। उनसे पूछा गया था कि उनके अवशेष कहाँ रखे जाएं। अनिता जी ने कहा कि भारत में ही उनकी श्रद्धा थी, भारत में ही उनका हृदय था, तो वहीं पर उनके अवशेष रहने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि इट इज़ ग्रेटिफाइंग टू सी माई फादर बीइंग ऑनर्ड इन इंडिया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी की वायु दुर्घटना में मारे जाने की सूचना मिली। ताइवान के ताऊ होकी में उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी प्रश्न चित्र बना हुआ है। आपने ओम जी एंड प्रदीप जी, आपने पता नहीं देखी कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक नेताजी का चित्र है जो कि 18 अप्रैल 1945 का है, और वो अंग्रेज़ी की अखबार की हेडलाइन फ्रंट पेज पे अपनी मृत्यु का एक प्लेन क्रैश में समाचार पढ़ रहे हैं। तो बताइए कि रहस्य है ये कि वो खुद बैठे हुए हैं और फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है कि सुभाष जी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हो चुकी हो। हाँ, नहीं, इस पर काफ़ी सोशल मीडिया में भी रहा है कि गुमनामी बाबा के नाम से उनको, कि हाँ काफ़ी बाद में 60s और 50s में उनको देख, तो अभी तक नहीं सुलझी, वो मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी है। तो अच्छा, ये भी कहते हैं कि जापान में भी कहीं उनके अवशेष रखे हैं, कुछ ये भी मतलब विचार चला, मगर कोई कंफर्म ऐसा कुछ नहीं है वो। अच्छा, एक वहाँ पे यूपी में ही लेखक हैं अनुज धर, उनको पूरा विश्वास है कि उन्होंने किताब लिखी है सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। उनका पूरा विश्वास है कि गुमनामी बाबा जो कि फैज़ाबाद में घूमा करते थे, उनका वो सुभाष चंद्र बोस थे। कई लोगों का मानना है कि नेताजी गुमनामी बाबा के नाम से अयोध्या के आसपास
फिर से क्षमा कीजिएगा कि ये फोन जो है। चलिए शैलजा जी एक ब्रेक लेते हैं और हम एक ऑडियो फीचर भी लेके आए हैं। चूँकि हम सुभाष चंद्र बोस पर कार्यक्रम कर रहे थे तो एक मनोज मुंतशिर ने, जो कि आजकल के काफ़ी प्रख्यात कवि और सामयिक विषयों पे अपना सोशल मीडिया में अपना पोस्ट करते रहते हैं, तो उनका एक छोटा सा मुझको मिला तो मुझे लगा श्रोता उसको पसंद करेंगे। तो चलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम मनोज जी से लेते हैं। भारत की मिट्टी वीर प्रसूता है। ऐसी ऐसी संतानें जन्मी हैं जिनकी गौरव गाथा समय आज तक दोहरा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सोच के मन दुखता है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में सुभाष चंद्र बोस को उतने भी अक्षर नसीब नहीं हुए जितने अकबर और औरंगजेब जैसे डकैतों पर खर्च कर दिए गए। आज नेताजी का जन्म दिवस है। आपको जान लेना चाहिए कि भारत की आजादी में नेताजी का योगदान क्या है। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्लेमेंट एटली। 1956 में एटली भारत की यात्रा पर आए थे। उनका बंगाल जाना हुआ, जहां उनका स्वागत बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने किया। मैं आपको उस स्वागत की नहीं बल्कि उस सवाल की कहानी सुनाऊंगा जो भारत की आजादी के बारे में आपकी सोच बदल देगा। गवर्नर साहब ने पूछा, मिस्टर एटली, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ठंडा पड़ चुका था। उसके बाद कोई बड़ा आंदोलन हुआ नहीं। अब चाहते तो इंडिया पर राज करते रहते। ऐसा क्यों हुआ कि आप सामान बांधकर वापस इंग्लैंड चले गए? एटली ने जवाब दिया, role played by Netaji's army was paramount in India being granted independence. यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना ने हमारी नाक में इतना दम कर दिया था कि मजबूरन हमने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। गवर्नर साहब ने पूछा, और सत्याग्रह, अहिंसा आंदोलन, उसकी क्या भूमिका रही आपके भारत छोड़ने में? एटली ने जवाब दिया, मिनिमल, यानी बहुत 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 कम। ये बातें कौन कह रहा है? जो आदमी भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता, जिसके दस्तखत पर भारत आजाद हुआ। मैं ये बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा कि सत्याग्रह, अहिंसा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन कमजोर थे या नाकाम थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन नेताजी जैसा जिगरा तो शायद ही किसी के पास रहा हो, यह भी सच है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाते हुए अपने सिपाहियों से कह दिया था, मुझे नहीं मालूम स्वतंत्रता के इस युद्ध के बाद हम में से कौन जीवित बचेगा, लेकिन ये मैं जानता हूं कि अंत में विजय हमारी होगी। हमारे मरने से अगर भारत जी उठे तो हमें हंसते हंसते मर जाना चाहिए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। नेताजी की स्मृतियों को शत शत नमन। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया। नेताजी देश के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने विदेशी शासन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। ये नेताजी थे जिन्होंने पूरी ताकत से मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान को विश्व के सामने रखा। नेताजी का जीवन और उनका योगदान युवा भारत के लिए प्रेरणा। Are you looking
looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. आशा करते हैं श्रोताओं ने इस गाने को पसंद किया होगा और ये था फिल्म किस्मत से
और इस गाने की शैलजा जी खासियत ये थी कि ये गाना जो है वो डुएट है एक तरीके से। इसको जो पर्दे पर जो है वो विश्वजीत और बबीता ने के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, लेकिन अगर आवाज़ देखें तो दोनों जो है शमशाद बेगम और आशा भोसले की हैं। और इसमें विश्वजीत जो थे वो महिला के वेश में थे और बबीता जो थी वो पुरुष के वेश में थी। तो बड़ी रोचक बात इस गाने के साथ थी। तो क्या कशिश है शमशाद बेगम की आवाज़ में, बताइए। बिल्कुल। तो और ओपी नैयर ने जो शमशाद बेगम, आशा भोसले और इनके साथ जो बेस्ट गाने हम देखते हैं तो वो ओपी नैयर के साथ ही निकलते हैं। ये आज भी गाने गाए जाते हैं कितने सारे फंक्शंस में। देखिए ये जो गाना अभी हम सुन रहे थे, सोचिए इसका रीमिक्स भी बना है। और कौन सी वो पिक्चर जो कंगना रनौत की आई थी, वो शादी तनु वेट्स मनु जो है, उसमें इस गाने के ऊपर पूरा नृत्य है। तो सोच लीजिए कि पुराना जो ओल्ड इज गोल्ड के जो सॉन्ग है वो सोने की चमक अभी भी फीकी नहीं हुई है। तो राज जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राज गर्ग जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी सूचना हमको भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में सुभाष चंद्र बोस के लिए। और लीला तिवारी जी, आपकी कविताएं तो हमेशा सदाबहार हैं, आप तो हर विषय पे कविता लिख सकती हैं। आपने इतनी सुंदर भेजी है हम लोगों को कविता। यदि समय हुआ तो मैं अवश्य कविता पढ़ूंगी। ये व्हाट्सएप ग्रुप में है और सारे हमारे जो श्रोतागण हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुभाष चंद्र जी बोस के विषय में बताया है। अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता इतनी तन्मयता से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और जो जानकारी, अतिरिक्त जानकारी भी हम लोगों को सुनाते हैं। तो हमारा काफ़ी प्रबुद्ध श्रोता वर्ग है और काफ़ी ज्ञान रखते हैं। और एक थोड़ी सी वो त्रुटि जो थी वो बोलने की, उनकी जन्म तिथि के बारे में हो गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो था वो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उसको शायद गलती से आरंभ हम लोगों ने 13 जनवरी बोल दिया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए सुभाष चंद्र बोस पर बात को आगे बढ़ाते हुए एक हमारे एक श्रोता हैं जो कि जाना माना नाम है और लेखक भी हैं, संजय अग्निहोत्री जी की बात कर रहा हूं। और उन्होंने कई विषयों पर अपनी नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं। और सामान्यतः मैं उनसे मिलता हूं तो मैंने देखा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनकी जानकारी काफ़ी अच्छी है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी उन्होंने पढ़ा है। तो संजय जी, आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले तो भाई सुभाष चंद्र बोस जी का कार्यक्रम हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर आप सुनाना चाहें, अपना बुक्स में आपने इनके रेफरेंसेस दिए हैं तो हमारे श्रोताओं को वह जानकारी दीजिए। प्रदीप जी नमस्कार। आपको, शैलजा दीदी को और सभी लोगों को और सभी भी श्रोताओं को नमस्कार। और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये शैलजा दीदी जो बता रही थी कि इनकी मृत्यु के बारे में, सुभाष बाबू की, कि इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। तो वो जो कंट्रोवर्सी है वो एक्चुअली एक ब्रिटिश स्पाई थे धर्मेंद्र गौड़ करके। उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया जब तक वो जीवित रहे। आप हेलो जी हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो जो एक धर्मेंद्र गौड़ नाम के एक स्पाई थे, ब्रिटिश स्पाई थे, वो उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया जब तक वो जीवित रहे। और उन्होंने तमाम किताबें लिखी। एक उनकी किताब है जो कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने पब्लिश कराई है, मैं अंग्रेजों का जासूस था। उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मैं अंग्रेजों का जासूस था। और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि क्योंकि वो उस समय वहां पे मौजूद थे जिस समय की ये बात है, और एज इसके बारे में क्लैरिफाई किया कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैंने तो उस किताब के ही रेफरेंस से मैंने भी अपनी, मेरी किताब में भी है, मैं जो अकेला अंग्रेज करके मैंने किताब लिखी। तो उस किताब में जो लोग देवनागरी नहीं पढ़ सकते, वो मैंने इंग्लिश में भी है किताब, अमेज़न पे भी उपलब्ध है, लोन ब्रिटेन के नाम से। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जापानियों के गले से ये बात नहीं उतर रही थी। ये मेरी किताब में 121 पेज पे है। जापानियों के गले से ये बात नहीं उतर रही थी कि भारत के एक अद्वितीय देश प्रेमी, अदम्य इच्छा शक्ति वाले पराक्रमी महानतम कर्मयोगी को एक कैदी के रूप में दुश्मन के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि सुभाष बाबू को उनको सौंप दिया जाए। अतः इसलिए जो है जापानियों ने क्या किया, उन्होंने सोवियत यूनियन के प्रधानमंत्री मार्शल जोसेफ स्टालिन से बात की। तो वो नेताजी को रूस में रखने के लिए राजी हुए। नेताजी को रूस की सीमा में सही सलामत प्रवेश कराने का काम जापान के लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिरेई
लेफ्टिनेंट को सौंपा गया था। 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से गांव आए थे नेताजी। अगले दिन एक जापान बॉम्बर जीरो के करीब 1:30 बजे से करीब 1:30 बजे दोपहर बाद देरेन मंचूरिया पहुंचे थे। इस जहाज में उनके अलावा सिर्फ पायलट ही था। यहाँ एक जीप, जनरल शिदेई और नेताजी के 3 अंगरक्षक के साथ पहले से तैयार थी। जितनी देर नेताजी ने जलपान किया उतनी देर में उनका सारा माल असबाब, इस धन दौलत वगैरह जो थी, क्योंकि नेताजी के पास, आप जैसा कि दीदी ने भी बताया कि उनके पास उन्होंने बैंक ही खोला था, वो तो बहुत पैसा कलेक्ट किया था उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए। तो वो सारा जो है वो जीप में लाद दिया गया। तीन अटैचियों में था बड़ा सारा सामान, 3 बहुत बड़ी बड़ी अटैचियां थी, जो कि इसलिए था कि ये बेशुमार दौलत से भारत की आजादी को कहीं और से पुनः प्रारंभ करने का बाद में उनका प्लान था कि हम बाद में फिर से, अभी तो हम हार गए हैं, आजाद हिंद फौज ने समर्पण कर दिया है, लेकिन हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। तो वो हार नहीं मानी थी उन्होंने। अब नेताजी जो हैं वो बड़ी निर्भीकता से जीप ड्राइवर के बगल में बैठे और जनरल शिदेई और उनके 3 अंगरक्षक जो हैं पिछली सीट पे बैठे। नेताजी को रूस की सीमा में सही सलामत प्रवेश कराकर ये चारों व्यक्ति उसी जीप से 3 घंटे में वापस आ गए। ये सूचना में मिलने के बाद ही जीरो बॉम्बर के पायलट ने टोक्यो की ओर उड़ान भरी। तो देखिए, जब वो उसका जहाज में कभी बैठे ही नहीं, वो जीप से पहले रूस पहुंच गए, तो फिर उनके उस जहाज में होने और जहाज की जहाज के साथ मर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब, जब 16 को नेताजी रूस पहुंच चुके थे, तो 18 अगस्त को उनके मंचूरिया जाने वाले जहाज में बैठे होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लेकिन अग्निहोत्री जी, इसमें एक ये भी है कि अब लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं कि आप जो बता रहे हैं, क्योंकि इसका कोई वही एक आधिकारिक जो है वो कंफर्मेशन अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे जिस उनको काफ़ी बताते हैं जल गए थे, उनको काफ़ी 3rd डिग्री के बर्न थे, और जिन डॉक्टर ने उनको ट्रीट किया है उनके भी नाम उपलब्ध हैं, किस हॉस्पिटल में किया गया था। तो दोनों हिस्सों की अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं। अब सत्यता क्या है वो तो मेरे देखिए, इसमें यहाँ यही है, लेकिन मुखर्जी आयोग ने कुछ और कहा। तो यानी जितनी रिपोर्ट आई उतनी करेगी। उसमें क्या मुखर्जी आयोग ने साफ बताया है कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। इसको आप क्या कहेंगे? चलिए, तो ये भी है। तो मेन बात ये, अच्छा, फिर जो आदमी ये कह रहा है वो खुद वहां पे प्रत्यक्षदर्शी है, उसको वहां मौजूद था एज ए स्पाई, ब्रिटिश स्पाई के रूप, जो वो मान रहा है इस बात को, भाई मैंने देखा है उनको जाते हुए। अच्छा, उसके बाद में एक बार नेहरू जी ने भी कई बार रूस में नेताजी को देखा, और जहां तक इस बात का सवाल है कि नेहरू जी ये क्यों मानते थे कि नेताजी की डेथ उस हवाई दुर्घटना में हो गई है, वो इसलिए था, आप खुद सोचिए, आपका कोई मित्र हो और उसके बारे में आपसे ही दस्तखत ले लिया गया हो कि जब भी ये मिलेगा आप इसको हमें सौंप देंगे, तो उसकी जान बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आप यही तो कहेंगे कि भाई वो नहीं मिला या वो मारा गया। तो वो तो मजबूरी थी नेहरू जी की, वो तो उनको कहना ही था, अदरवाइज वो बचाते गए। लेकिन अदरवाइज तो वो रूस पे भी प्रेशर डाल के ब्रिटिश हो सकता है हासिल कर लेते सुभाष बाबू। लेकिन अग्निहोत्री जी, यह भी सत्य है कि भारत सरकार बनने के आज़ादी के बाद अगले 20 वर्ष तक उनके परिवार की जो है आधिकारिक रूप से जासूसी होती रही है। उनके पास जो भी चिट्ठियां आती थीं वो खोली जाती थीं और वो सरकार को सूचित किया जाता था, और ये पूरा जो है वो नेहरू जी के कार्यकाल में, और उसके बाद भी ये चीज़ जारी रही है, और फिर बाद में उसको बंद किया गया। तो चलिए, मेरे ख्याल में इस पर और अधिक चर्चा न देते हुए एक आपने नया आयाम प्रस्तुत किया जो हम आज विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें जो है, देखिए, ये 3 किताब, जैसे एक तो मेरी किताब है ही है, अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी किताब में सारा है। उसके अलावा एक और किताब है विश्वास पाटिल की महानायक करके, ये बहुत मोटी किताब है थोड़ी सी, और इसमें जो है बहुत कायदे से मतलब दुनिया भर की जो नेताजी से संबंधित बातें हैं, और प्लस ये जो मैंने बताई मैं अंग्रेजों का जासूस था, ये 3 किताबें हैं। ये आधिकारिक रूप से मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आधिकारिक और कुछ हो नहीं सकता कि एक आदमी जो वहां मौजूद हो उसने ऐसा कहा हो। चलिए, तो वो सब बातें हैं। चलिए, मेरे पिताजी खुद
वहां पे जब मेमन सिंह में सुभाष बाबू जब अरेस्ट हुए थे उस समय मैंने फेसबुक पे वो डाला हुआ है, अगर कोई देखना चाहे तो। ठीक है। तो क्या उस दिन कैसे अरेस्ट हुए, वो वहां पे थे, दुनिया भर की बातें हैं। चलिए संजय जी, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, आपने ज्ञानवर्धन किया है और अतिरिक्त जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए धन्यवाद। और आज हमारा कार्यक्रम जो एक आधिकारिक जानकारी तो शैलजा जी ने पूरा दी ही, और उसके अलावा आपने अतिरिक्त उसको बनाकर एक जो है वो आज उनका जो जन्मतिथि हम लोग मना रहे हैं उसके साथ पूर्ण न्याय किया है। तो चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम को संजय जी, संजय जी, ये बहुत बड़ा रहस्य है। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश का बहुत ही बड़ा रहस्य है, जिसका समाधान पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। धन्यवाद आपको। तो जो ये गुमनामी बाबा वाली थ्योरी जो चलती है ना, इसमें मुझे वो थोड़ी सी एक बात ये कहनी है कि ये बात डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व गुमनामी जीवन जीने लगा हो, क्योंकि जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए हों जी, और डर का काम जिसके पास था ही नहीं, बाहर एग्जाइल गवर्नमेंट बनाने को तक को की जिनकी कुवत थी, वो आदमी गुमनाम जीवन क्यों जिएगा? मतलब उसको किससे डर हो सकता है? वो आजाद भारत में। तो वो जो गुमनामी बाबा वाली थ्योरी मुझे कुछ कम सही लगता, ठीक नहीं लगती। तो नहीं, चलिए एक और सुंदर सा गाना ओपी नैयर का हम लोग सुनते हैं। ठीक। और इस गाने की खासियत मैं गाने से पहले बता देता हूँ कि जो गाना होता है, जो थोड़े संगीत में रुचि रखते हैं, तो गाने में मुखड़ा होता है और अंतरा होता है, और अंतरा रिपीट होता है, मुखड़ा बार बार दोनों के बीच में बजता है। मगर मुखड़े से भी पहले होता है, उसको प्रिल्यूड कहते हैं। पता नहीं इसका उपयुक्त हिंदी शब्द क्या है। प्रिल्यूड क्या होता है कि कुछ भी वॉइस जो गायक के गाने से पहले जो है वो जो संगीत का जो धुन बजाई जाती है उसको प्रिल्यूड कहते हैं। तो सामान्यतया 10 सेकंड 15 सेकंड की होती है, और जैसे कई बार रेडियो पे गाना बजता है तो धुन बजते ही हमको लगता है कि अच्छा ये वो वाला गाना है। लेकिन इस गाने में ओपी नैयर जी का ऐसा प्रयोग था कि 10 सेकंड 15 सेकंड का नहीं, बल्कि पूरा 2 मिनट 20 सेकंड का इसका शैलजा जी प्रिल्यूड है, और इतना सुंदर है कि आपको जो है वो बांध के रखता है और गाने का आप इंतज़ार ही करते रहते हैं। तो श्रोताओं, बिना इंतज़ार किए हुए आपको वो गाना सुनवाते हैं। आप सुनते रहिए हमारा दर्पण हिंदी रेडियो कार्यक्रम हर रविवार सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक 98.5। आपकी जानकारी फिल्मों और गीतों के लिए इतनी विस्तृत है कि उसका पार पाना मुश्किल है।
कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर। तोम जी आप अपने दोहे सुनाइए हमारे श्रोताओं को। ने जादू चलाया करी जी। गांधी जी की पुण्यतिथि है जी। और जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था जी हाँ, जी हाँ। लिखा है, तो गांधी जी को लेकर मैं कुछ बहुत कम 4-5-6 दोहे सुनाता जी हूँ। हाँ। उसके बाद कुछ व्यंग वाले दोहे सुनाना चाहूँगा कि गांधी को लेकर क्या हो रहा है कि हम 2 दिन उनको अवश्य याद रखते हैं। जी। जन्मदिन, जी हाँ, पुण्यतिथि, बिल्कुल। बाकी दिन भले ही भूल जाए। बिल्कुल। तो दोहा देखिए कि अक्टूबर की दूसरी माह जनवरी 30। अक्टूबर की दूसरी माह जनवरी 30। 2 दिन गांधी देवता, बाकी दिन शोपीस। शोपीस, शोपीस। गांधी दौलत देश की, नंबर है फ्री टोल। गांधी क्या है मेरे लिए, हमारे सबके लिए? गांधी दौलत देश की, नंबर है फ्री टोल। चल न सके जिस पर कभी तोल मोल के बोल। वाह वाह। और नहीं बनी ऐसी तुला जो सकती हो तोल। नहीं बनी ऐसी तुला जो सकती हो तोल। सत्य, अहिंसा, खादियां तीनों हैं अनमोल। वाह वाह वाह, तीनों हैं अनमोल। और हमने क्या करा है गांधी को लेकर कि उनके लाठी को अपना लिया। गांधी जी का लाठी को लाठी बिल्कुल कि लाठी को अपना लिया, बिसरा दिए विचार। गांधी के घर कर रही हिंसा क्यों अधिकार। वाह वाह। गांधी के घर कर रही हिंसा क्यों अधिकार। और प्रासंगिकता आज भी है जिसकी मौजूद। जी। गांधी का जो प्रसंग है कि प्रासंगिकता आज भी है जिसकी मौजूद। गांधी दर्शन है जहां वहां फेल बारूद। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे। और इसी में अंतिम जी। कि छापा हमने वोट पर, दिल पर बनी न छाप। जी। वोट नहीं नोट। छापा हमने नोट पर। जी। नोट पर गांधी जी छपे हुए देखिए कि छापा हमने नोट पर, दिल पर बनी न छाप। जिस दिल में यह छाप हो वहां न पनपे पाप। वाह 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 वाह, क्या बात है। और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं श्रोताओं के लिए कुछ हास्य व्यंग के, जिसमें व्यंग आपको मिलेगा जी, और दोहा और दुमदार दोहे जो जी जी आमतौर पर कई प्रसिद्ध कवियों ने लिखे हैं, बस उसी पैटर्न। ये दुमदार दोहे क्या होते हैं, थोड़ा कम? तो दोहा होता है। जी हाँ। दोहे के बाद फिर एक एक चरण उसमें और जोड़ दिया जाए जो उसका कुछ उसका अर्थ और उसको और रंजक बना दे। अच्छा। ये बाद में ये कुछ प्रसिद्ध कवियों ने जो शुरुआत करी, उसी को लेकर फिर मैंने क्या कुछ बड़े कवियों ने जो हास्य कवि प्रसिद्ध हुए हैं भारत में, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, है ना। तो आप जैसे आप सुनेंगे तो आपको अपना उसका अर्थ और आनंद समझ में आएगा जी। कि दल बदल में क्या होता है कि गया राम से यूं कहे हंसकर आया राम। गया राम से यूं कहे हंसकर आया राम। हम पंछी उस डाल के जहां पक रहे आम। वाह वाह वाह। पकड़ते चलती गाड़ी कहो मत इन्हें अनाड़ी। वाह वाह। ये इसकी तुम हो गई। वे झटके से मारते ये कर रहे हलाल। हलाल, वाह। झटका और हलाल। वे झटके से मारते ये कर रहे हलाल। बकरे और गरीब को मरना है हर हाल। क्या बात है। बकरे और गरीब को मरना है हर हाल। नहीं दोनों में ताकत करेगा कौन हिफाजत। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा है। और चुनाव के समय क्या होता है देखिए, शेर लोमड़ी को जहां करने लगे सलाम। वाह। शेर लोमड़ी को जहां करने लगे सलाम। आ पहुंची है मान लो वहां चुनावी शाम। वाह। शेर ने हिंसा त्यागी भेड़ की किस्मत जागी। वाह। और चुनाव के समय और क्या होता है कि मामा कहकर कर रहे आज रात दिन याद। वाह। मुहावरा है कि सब मामा बना लिया। मामा कहकर कर रहे आज रात दिन याद। अब वे शायद फिर मिले 5 साल के बाद। यह तो आपके मध्य प्रदेश में बिल्कुल सूट भी करता है, क्योंकि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो शायद वो उनको लोकप्रियता में मामा ही कहा जाता था ना। तो अब वे शायद फिर मिले 5 साल के बाद। ढूंढते रह जाओगे बमुश्किल मिल पाओगे। बहुत अच्छे। और देखिए क्या हुआ था, कुछ साल पहले एक आंदोलन चला था, अन्ना जी ने आंदोलन किया था। तो उससे क्या क्या उपजी चीजें कि अन्ना जी भूखे रहे
हाँ। क्यों भूखे रहे? जी हाँ। अन्ना जी भूखे रहे हम सुधर सके कुछ लोग। यस। अन्ना जी भूखे रहे सुधर सके कुछ लोग, लूट चुके जो देश को आज उड़ाते भोग, कसम बच्चों की खाई तोड़कर सत्ता पाई। बताइए। और लाज लुटाती द्रौपदी खड़े तात हैं मूक, लाज लुटाती द्रौपदी खड़े तात हैं मूक, सीने पर घनश्याम के तनी हुई बंदूक, लगे लाचार कन्हैया करे खुद मैया मैया। वाह वाह। और एक जोरदार देखिए फिर से, आजादी के बाद यूं टूटी है उम्मीद, आजादी के बाद यूं टूटी है उम्मीद, रोजे तो हमने रखे मना रहे वो ईद। वाह क्या बात है। वो इफ्तारी हमी पर चढ़ी उधारी। बताइए। बहुत सुंदर ओम जी। और दो कलाकार हैं जया बच्चन और अमिताभ, देखिए उनको प्रतीक मानकर देखिए आप कि जया सरी की राहतें ड्वार्फ कम, जया सरी की राहतें महंगाई अमिताभ। वाह। जया सरी की राहतें महंगाई अमिताभ, कैसे पा सकता भला आम आदमी लाभ, डालते हैं वो दाना उन्हें बस सत्ता पाना। वाह वाह। और सिर्फ एक दो कुंडली समय हो तो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है। इतना बढ़िया सामयिक आपने ओम जी लिखा है कि गठबंधन बहुत चर्चित और विषय है और बना है। तो क्या हुआ गठबंधन में, क्या होता है चुनावी चुटकी कुंडली। गठबंधन ये कुछ 25-30 दिन लगातार अखबार में कॉलम चला था, भारत में वहां नई दुनिया में, उसमें छपी थी। गठबंधन साबित हुआ ठगबंधन क्यों यार, क्या गठबंधन साबित हुआ ठगबंधन क्यों यार, पहिए जब बेमेल हो चले न मोटर कार। वाह। चले न मोटर कार चलाते हैं 10 नेता, ले जाए किस और सुझाई तनिक न देता। कहे ओम कविराय न बन जाना न, कहे ओम कविराय न बन जाए लठबंधन, मुट्ठी से जो रेत बिखर जाते गठबंधन। क्या बात है गठबंधन की। और एक और देखिए कि दिखी सामने जब उन्हें नई चुनावी जंग, दिखी सामने जब उन्हें नई चुनावी जंग, मेंढक फिर तुलने लगे पलड़े में हो संग। वाह वाह। पलड़े में हो संग कूद फिर भी है जारी, उछल कूद दो त्याग रहूंगा मैं आभारी। वाह क्या कहना। ओम कविराय हवा को चले थामने, उगले आग बयान हार जब दिखे सामने। वाह वाह बहुत ही। और एक और देखिए, पलट कर हो गए फेमस पलटू राम। वाह वाह। पलट कर हो गए फेमस पलटू राम। पलट कर हो गए फेमस पलटू राम, जा बैठे उस डाल पर जहाँ पक रहे आम। वाह। जहाँ पक रहे आम नहीं पलटूंगा बोले, मारी पुनः गुलाट भले ही होले होले। वाह। ओम चले वे चाल बहुत ही सोच समझ कर, चाहे हो बदनाम भले ही पलट कर। वाह क्या अवसरवादी। बहुत सुंदर ओम जी, आपने बिल्कुल पूरा राजनीतिक परिदृश्य जो है हमारे श्रोताओं के आंखों के बिल्कुल दृश्य पटल सामने बिल्कुल कर दिया। और हम आगे भी श्रोता लोग सुनते रहेंगे। और एक बार मैं पहेली के लिए पुनः रिमाइंड करा दूं कि श्रोताओं ने अगर देर से ट्यून इन किया हो तो आज हम एक पहेली भी कर रहे हैं और बड़ी आसान पहेली है। एक्चुअली उसका जवाब ऑलरेडी हम लोग वैसे दे भी चुके हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आसान सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए और जवाब में मिलेगा आपको एक का इनाम, जिसमें होंगे 2 टिकट फिल्म आज़ाद के। तो सिनेमा हॉल में जाकर अगर आपका पिक्चर देखने का मन हो तो जवाब दीजिए, और अगर आप सौभाग्यशाली विजेता रहे तो आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ जाकर फिल्म देख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शैलजा जी, क्या श्रोताओं के लिए कुछ नया या गाना लगाएं कोई? श्रोताओं, आप ओपी नैयर के विषय में तो इतने गीत सुन रहे हैं, तो उनके विषय में उनके जीवनी के विषय में भी मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। तो आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ओपी नैयर के गीतों पर थुरके न हों। आप तो प्रदीप जी, आप ज़रूर उनके फ़ैन रहे होंगे एक ज़माने में।
तो ओपी नैयर साहब का जन्म लाहौर में 16 जनवरी 1926 को हुआ था। वो उनका स्वर्गवास 28 जनवरी 2007 को बम्बई में हुआ था। तो उनको श्रद्धांजलि इसी माह में उपयुक्त है क्योंकि उनका जन्मदिन भी था और उनका स्वर्गवास भी हुआ। ओंकार प्रसाद नायर को बतौर फिल्म म्यूजिक कंपोजर, गीतकार, गायक व म्यूजिक डायरेक्टर माना जाता है। उन्होंने सीआईडी, नया दौर व फागुन के लिए पुरस्कृत उन्हें किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से। तो नैयर जी ने 8 वर्ष की आयु में अपने लाहौर रेडियो में गाने से अपना प्रोफेशन आरंभ किया था। 10 वर्ष की आयु में गाना ही नहीं, उन्होंने एक पंजाबी फिल्म दुल्ला भट्टी में अभिनय भी किया था 10 वर्ष की आयु में। आपने कनीज फिल्म से 1949 यानी 1949 में फिल्म सफ़र आरंभ किया था। 1954 की आर पार उनकी पहली हिट फिल्म थी। नया दौर, सीआईडी व मिस्टर एंड मिसेस 55 उनकी बेहद सफल फिल्में थीं। गीता दत्त, आशा भोसले व मोहम्मद रफ़ी को चोटी पर पहुंचाने में ओपी नैयर का बहुत बड़ा हाथ था। 1950 में एक फिल्म के 1 लाख रुपए लेने वाले ये पहले संगीत निर्देशक थे। 50 के दशक में ही ऑल इंडिया रेडियो ने उनके गीतों को आधुनिक कहकर उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑल इंडिया रेडियो ने कहा था कि उनके गीत युवा पीढ़ी को पथ भ्रमित कर रहे हैं। बताइए कि इतने खूबसूरत उनके गाने थे। और आकाशवाणी का 1-2 ऐसा भी रहा है कि फिल्मी गानों पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। सूचना प्रसारण मंत्री थे बहुत पहले उस समय के लिए रेडियो पे फिल्मी संगीत बंद कर दिया। एक्चुअली रेडियो सिलोन चला था। नहीं, वो एक दौर था, मुझे याद है जब मैं उस समय बच्चा हुआ करता था तो उस समय पिक्चर देखना और जाने के लिए बहुत बुरा माना जाता। घर की लड़कियों को पिक्चर नहीं देखने दिया जाता है। क्या करोगी पिक्चर देख के? बिल्कुल गलत समझा जाता था। हाँ, गलत संगत है और पता नहीं क्या। तो ऑल इंडिया रेडियो ने भी यही किया कि इनके गीत जो है वो युवा पीढ़ी को पथभ्रमित कर रहे हैं, तो उनके बैन थे गीत। लेकिन इसका जो फायदा लिया था वो था रेडियो सिलोन। रेडियो सिलोन ने इन सब की बहुत से ऐसे प्रतिबंधों का फ़ायदा उठाया था और रेडियो सिलोन ने उनके गीतों की लोकप्रियता को 7वें आसमान पर चढ़ा दिया था। कहा जाता है कि आशा भोसले उन्हीं की खोज थी। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, आशा भोसले उनकी खोज थी। 30 वर्ष की आयु में उन्हें रिदमिक किंग की उपाधि मिली थी ओपी नैयर को। लता मंगेशकर के प्रशंसक वो अवश्य थे, किंतु उनके मस्ती भरे गीतों में लता की आवाज़ मेल नहीं खाई। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि बॉलीवुड के एक ही वो संगीतकार थे जिनका एक भी गीत लता जी ने नहीं गाया। हाँ, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मैं शोध कर रहा था इस ओपी नैयर जी के कार्यक्रम के लिए, तो पता चला कि इनकी जो पहली पिक्चर थी 1952 में आई थी, उसका शायद आसमान नाम था। उसमें बताया जाता है कि लता मंगेशकर को इन्होंने साइन किया था कि आप हमारा गाना गाएंगी। हाँ। तो जब लता मंगेशकर को वो गाना जो था वो एक हीरोइन पर नहीं था, एक साइड हीरोइन, हाँ, जो भी होता है नंबर 2 लीड होती है, उसके लिए था। तो जब लता मंगेशकर को ये पता चला कि ये मेरा गाना जो है वो लीड एक्ट्रेस के लिए नहीं है, हाँ, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। और ओपी नैयर का जैसा व्यक्तित्व लोग बताते हैं, वो थोड़ा ईगो वाले व्यक्ति थे। बोले अच्छा तुमने मना कर दिया तो अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं गाना गाऊंगा। और इसी कारण वो आशा भोसले, शमशाद बेगम, गीता दत्त, इनके साथ बहुतायत में इनके गाने। चीज तो हमको मानना पड़ेगी कि वो दौर था जब शंकर जयकिशन और नौशाद इन दो संगीतकारों की टूटी बोलती थी और उस समय मतलब इतनी मजबूती से ये खड़े हो गए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिना लता जी के। बिल्कुल, इन्हीं इतना था कि फिल्म को लोकप्रिय बनाने में उनका नाम अभिनेताओं से भी पहले आता था। आशा भोसले की आवाज़ को उन्होंने 70 फिल्मों में संगीत दिया था। तो फिल्मों की जो पॉपुलैरिटी थी वो कि ओपी नैयर का इसमें संगीत है, बजाय इसके कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है। कहा जाता है कि मधुबाला को उनका संगीत इतना पसंद था कि जिस फिल्म में ओपी नैयर संगीत निर्देशक होते थे, उनके निर्माताओं से पारिश्रमिक में वो कटौती कर देती थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि डिस्काउंट मिलता था प्रोड्यूसर्स को। सबसे, जैसा कि आपने कहा प्रदीप जी, कि सबसे परे उनकी छवि एक अक्खड़, मुंहफट, जिद्दी व एरोगेंट व्यक्तियों में से थी जो गाली गलौज भी कर लेते थे। और इन्हीं विषमताओं का मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा था मोहम्मद रफ़ी व आशा भोसले से संबंध बिगाड़ कर।
कहा जाता है कि एक बार उन्होंने गुरदत्त से कहा था कि वहीदा रहमान गोवा की आया जैसी लगती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वहीदा रहमान के पास जब ये बात पहुंची तो कितना उसमें झंझट हुआ होगा। श्रोताओं, आप में से न जाने कितनों ने C.H. आत्मा का बड़ा ही सुंदर गीत सुना होगा। आपने ज़रूर सुना होगा। आपने वो गीत था कि प्रीतमान मिलो, बहुत ही फेमस उनका गाना था। और आपको ताज्जुब होगा कि जब O.P. नैयर 17 साल के थे तो उन्होंने इसका संगीत दिया था, प्रीतम आन मिलो का। और कितना खूबसूरत गीत है, आज भी इतना सुमधुर लगता है। O.P. नैयर के अधिकतर गीतों में आवाज़ थी शमशाद बेगम की व गीता दत्त की। लगभग 50वें दशक में 50 डेकेड्स में के अंत तक वो शमशाद बेगम और गीता दत्त उनके गाना गाया करती थीं। 1957 में 1956 में नया दौर के गीतों ने जो धूम मचाई वो आज तक बरकरार है। श्रोताओं, आप तो सुनते ही रहे होंगे जब जब जुल्फें तेरी, वो आज भी टॉप का गाना है। आशा व नैयर की जोड़ी ने न केवल स्क्रीन पर किंतु उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उभरने लगी थी। पंजाबी फोक म्यूज़िक व वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा का जादू हर युवा वर्ग पर छा गया था। फिर आया एल्विस प्रेस्ले स्टाइल शम्मी कपूर फिल्म जगत में, जिस पर O.P. का संगीत ऐसा जमा था, इतना फिट हुआ कि जैसे सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। तो शम्मी कपूर का और O.P. नैयर का, फिर मोहम्मद रफ़ी, तीनों की इतनी फिट को जोड़ी बनी। 1960 के दशक में नैयर की धूम मच गई थी। 1972 में नैयर के जीवन के चढ़ाव के बाद उतार शुरू हुआ और 1972 में उनके जीवन का उतार अपने शीर्ष पर पहुंच गया था जब गीता दत्त की मृत्यु हुई। गीता दत्त को बहुत ज़्यादा वो ग्रेटफुल थे क्योंकि गीता दत्त ने ही उनका परिचय कराया था गुरुदत्त से, जबकि उन्होंने आर पार फिल्म शुरू की थी। आशा भोसले से उनके 15 वर्ष का संबंध बिगड़ने लगा था 1972 में। 1973 में प्राण जाए पर वचन न जाए आखिरी बार आशा भोसले ने O.P. के निर्देशन में गाना गाया था जो कि उनके जीवन से मिलता जुलता था। ये गाना फिल्माया नहीं गया था, गाना था चैन से कभी आपने हमको जीने न दिया। आपने बहुत सही जानकारी दी कि यह गाना जो है फिल्म में नहीं है और इस गाने को जो था वो गायिका का अवार्ड भी मिला था आशा भोसले को। और आशा भोसले और चूँकि इनका प्रेम प्रसंग में खटास आ गई थी तो वो गुस्से में उसको अवार्ड को लेने नहीं गई थी और उनके बिहाफ पर O.P. नैयर ने उसको उन्होंने लिया था। और बताते हैं रास्ते में उस अवार्ड को उन्होंने गुस्से में फेंक दिया था। तो वो आज तक जो है वो आशा जी को भले ही जीता हो लेकिन उनके पास वह अवार्ड नहीं है। तो एक प्रेम कथा का दुखद अंत था। तो उसके बस इसी के साथ में एक उन्होंने जो फेंक दिया था अवार्ड, एक शक्तिशाली व बॉलीवुड की महान संगीत संगत का अंत हो गया था। इसके बाद उन्होंने लगभग 150 गीत और रिकॉर्ड किए किंतु आशा नैयर का जादू समाप्त हो चुका था और इसका अमिट प्रभाव उनकी पत्नी व 4 बच्चों पर कम न हो सका। पारिवारिक संबंध टूट चुके थे और एक समय का राजसी ठाट बाट वाला अद्वितीय कलाकार सड़कों पर आ चुका था। 1989 में करोड़ों की संपत्ति पत्नी व परिवार के नाम कर ये एक अजनबी परिवार में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे थे किंतु आशा भोसले की आशिकी जीवन भर कचोटती रही जो उनके अनुसार उनके जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि थी। O.P. नैयर कभी नहीं भूले आशा भोसले को। हालांकि आशा जी की आवाज़ गीता दत्त की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन 12 वर्ष पेइंग गेस्ट रहने के बाद नक्शा परिवार में इन्होंने ये पेइंग गेस्ट रहे थे। आपके मधुर व निकट संबंध बन गए थे उन्हीं उस परिवार के साथ में जो जीवन का एक नया व संतुष्ट पहलू था इनके लिए। 81 वर्ष की आयु में इस नए परिवार के बीच आपने अंतिम सांस ली जिसकी सूचना आपके अतीत के परिवार व प्रियजनों की, इनकी पूर्व पत्नी को, उनके बच्चों को, प्रियजनों को केवल समाचार पत्रों के द्वारा मिली थी। इन्होंने कहा था कि किसी को बताया न जाए। तो एक महान कलाकार के जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी है ये।
बिल्कुल, बहुत सुंदर। शैलजा जी, आप कितना शोध करके लाती हैं, मैंने भी किया था, लेकिन इसमें कितनी जानकारी आपने ऐसी दी जिसका मुझे अंदाज नहीं था। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि ये शैलजा जी जो है ये कट पेस्ट नहीं है, बिल्कुल हस्तलिखित अपनी डायरी में से ये पढ़ रही हैं, तो सारे नोट्स इन्होंने खुद बनाए हैं। शैलजा जी, आपके प्रयास को शत शत नमन, और आपने गुणवत्ता में जितना हमारे कार्यक्रम की सुधार किया है अपने इस माध्यम से, वह दर्शनीय है। तो चलिए, इतनी सुंदर जानकारी के बाद ओपी नैयर का ही एक गीत हम आपको सुनवाते हैं। और आपने आर पार का जिक्र किया था, तो उसी फिल्म का गाना मैं लेके आया हूँ। और वो गाना जो है वो थोड़ा सा सोशल मीडिया में चर्चा का भी विषय है। एक दो बार मैंने देखा कि वह उस गाने में कहा जाता है कि आजकल की पत्नियां जो हैं वो पतियों की मनुहार नहीं करती, तो इस ये गाना ऐसा ही है। तो कहा जाता है कि पत्नियों की यह प्रजाति जो है नष्ट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ श्रोता जब इस गाने को सुनेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये तो लगता है कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ, तो उससे पहले सुनते हैं एक हमारे प्रायोजक। परिवारों में शांति स्थापित हो जाएगी। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। आशा करते हैं श्रोता लोग इस गाने को पसंद कर रहे होंगे। और यही सोशल मीडिया का गाना है जिसके बारे में कहा जाता है कि आजकल की पतियों को शिकायत रहती है कि इस तरीके से उनकी पत्नियां मनुहार नहीं करती, लेकिन अब ये समानता का दौर है, तो ये गाने उस दौर के लिखे गए थे, आज शायद उतने प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल, चलिए खैर। तो हमारी पहेली जारी है, और पहेली में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य नहीं हैं तो मुझको लिख सकते हैं। मुझको मैसेज ही किया है क्योंकि मैं फ़ोन कॉल लाइव प्रोग्राम में नहीं उठा पाता हूँ, तो 0431619876 पर अपना उत्तर मुझे भेज सकते हैं। और पहेली फिर से बताता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का जन्म भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके लिए आप जीत सकते हैं फिल्म आज़ाद के 2 टिकट। तो जल्दी से अपना जवाब हम ग्रुप में या मुझको भेजिए, और फिर हम बाद में विनर का घोषणा करते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आज बताया था कि गणतंत्र दिवस है आज, और हमारे प्रख्यात उद्घोषक प्रदीप जी जो हैं उस कार्यक्रम में, जो काउंसलेट जनरल में के ऑफिस में
ये गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनसे हम अपडेट लेते हैं कि वहाँ पे क्या कार्यक्रम है, ताकि हमारे श्रोताओं को जानकारी, आशा करते हैं काफ़ी श्रोता हमारे उस कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारा कार्यक्रम घर में बैठ के सुन रहे हैं उनको हम बताते हैं कि वहाँ उस कार्यक्रम में क्या हो रहा है। तो प्रदीप जी, आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है, तो बताइए श्रोताओं के लिए क्या जानकारी रहे हैं। उपाध्याय जी नमस्कार, शैलजा जी और ओम जी आप लोगों आपको भी नमस्कार, और दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज का कार्यक्रम मैंने सुनना शुरू किया, यतीन्द्र जी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बहुत अच्छा लगा, बड़ा विस्तृत विश्लेषण था उनका और अच्छा लगा। इसके बाद तो सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक छाया, बहुत अच्छा डिस्कशन था उसका, और उसके बाद तो ओम जी ने समा बांध दिया, राजनीतिक परिदृश्य को एकदम दर्शाते हुए उनकी कविता थी। और आज मैंने कॉन्सुलेट जनरल का 26 जनवरी का फंक्शन अटेंड किया, वहां पर कॉन्सुलेट जनरल ने अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़ा, काफी लंबा संदेश था, वही शुभकामनाएं और अपनी कल्चर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था कि हमारा जो भविष्य है बहुत सुंदर है और आप सबका सहयोग चाहिए उसके लिए। इसके अलावा वहां पर संदेश के बाद डायरेक्टली खाने पर आ गए। खाना बहुत स्वादिष्ट था, इडली से लेकर हलवे तक और समोसे से लेकर चाय और कॉफी तक, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैंने कॉन्सुलेट जनरल से बात भी की कि भाई हमारे दर्पण रेडियो है, आप उस पर आइए, हमसे बातचीत करिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइए। तो हम लोगों को उनको बुलाना चाहिए, उनसे बातचीत की जाएगी किसी दिन। तो यही है संदेश मेरा सबको कि सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करके अपने जो भारतवर्ष है उसको आगे आने की कोशिश करनी चाहिए। अपने यंगर जनरेशन को प्रेरणा देनी चाहिए कि वो भी इस कार्य में जुटे रहें। इसी के साथ आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। चलिए प्रदीप जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी और दर्पण हिंदी रेडियो की उपस्थिति जो है हमारे आधिकारिक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हमको रिप्रेजेंट किया, और वहाँ का मेन्यू बताकर तो हमारे दर्शकों के और मेरे सबके मुंह में पानी आ गया है कि हमको लग रहा है हमको उस कार्यक्रम में जाना चाहिए था। तो इससे क्या हुआ उपाध्याय जी कि ये QR कोड का जमाना है, तो उन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था। अच्छा, तो QR कोड के थ्रू ने एंट्री दी। ओके। तो मतलब ये था लिमिटेड लोग ही थे, लिमिटेड लोग का तो नहीं था, वो पूरा भरा हुआ था खचाखच। लेकिन कुछ लोगों ने कल रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, तो वो रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था। तो नहीं, नंबर कम करने के लिए मेरे ख्याल से भविष्य के लिए इसमें हम लोगों के लिए भी संदेश है कि गणतंत्र दिवस से 1 या 2 सप्ताह पूर्व हम लोग भी अपना रेडियो पर सक्रिय हो जाएं, और ताकि हमारे सारे श्रोताओं को यह जानकारी उपलब्ध करा दें, ताकि जो लोग जाना चाहें, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है ये एक ऐसा दिन है जहां ऑस्ट्रेलिया में भी छुट्टी होती है। इस बार तो संयोगवश रविवार को पड़ा है, लेकिन अगर ये वर्किंग डे में भी होता है तो उस दिन छुट्टी होती है, और एक अच्छा मौका है। गणतंत्र दिवस में जाइए, वहाँ भारतीय अपना काउंसलेट जो भी अपडेट है, राष्ट्रपति का संदेश सुनिए। तो नहीं, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। और दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे काउंसलर जनरल जो है वो स्टूडियो में आना चाहते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन और इनसे रिलेटेड कई हमारे श्रोताओं की कई बार क्वेरीज होती हैं जो हमसे पूछते रहते हैं। तो वह अगर सीधे हमारे स्टूडियो में होंगे तो सीधे उनके जवाब मिल सकते हैं, और इस तरीके से काफ़ी अच्छी एक समाज के लिए हम एक अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो चलिए प्रदीप जी, धन्यवाद, और आपसे फिर स्टूडियो में मुलाकात होती है। श्रोताओं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारा कार्यक्रम अब सुबह 8 बजे से शुरू होता है, और आज यतीन्द्र जी ने एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया था आलोक वाजपेयी जी से, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं फ्रॉम भारत से। सोचिए कि 2:30 बजे सुबह वो वहाँ से उठकर उन्होंने यतीन्द्र जी को अपना इंटरव्यू दिया था, और थोड़े समय के लिए मैं भी उसमें थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का एस्ट्रोलॉजी का था, कि क्योंकि भारत जो है वो
वो विश्व गुरु है एस्ट्रोलॉजी में, और इतना अच्छा उनका डिस्कशन था आज। अगर आपने मिस किया है तो आप फिर से हमारा कार्यक्रम सुन सकते हैं यूट्यूब पर। ओम जी, आपका ये भारतीय ज्योतिष शास्त्र के बारे में अक्सर बात होती रहती है और इसमें सामान्यतः मैंने देखे हैं 2 प्रकार के वर्ग जो हैं बहुतायत में होते हैं। एक जो इस पे बहुत विश्वास करते हैं और एक जो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं। कुछ मध्य मार्गी भी होते हैं। तो आप तो इतना लेखन आपने किया है, इतने लोगों से आपका मिलना जुलना रहता है और हर प्रकार के वर्ग के लोगों से आप मिलते हैं, तो आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इसके बारे में? मैंने ये देखा है कि कुछ लोग मतलब ये ज्योतिष का जो शास्त्र उन्नत शास्त्र हो सकता है, मगर वास्तव में हुआ क्या है कि ज्योतिषी के नाम पर कई ऐसे लोग भी घुसाए हैं जिनका अधकचरा ज्ञान है और उनके कारण ये शास्त्र बदनाम है। मतलब वो सिर्फ आर्थिक लाभ उठाने या धनोपार्जन के उद्देश्य से उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं, या फिर ऐसी इन चीज़ों ऐसे लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर देते हैं कि वो कर्म न करें और इन ज्योतिष शास्त्र की बताई चीज़ों के हिसाब से ही चलें। जबकि हर हालत में मेरी मान्यता ये है कि कर्म को पहला महत्व दिया जाना चाहिए। किसी भी नेक काम या शुभ काम को करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मगर अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण इससे बचना चाहिए लोगों को। मतलब इसको आप एक कैटलिस्ट के रूप में जीवन में अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, आपने कैटलिस्ट का बहुत सही उदाहरण दिया कि रासायनिक प्रक्रिया जो हो रही है वह तो सामान्यतः होगी, लेकिन कैटलिस्ट डाल देंगे तो थोड़ा सा तेज हो जाएगी और बेहतर नतीजे आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसमें अब सवाल उठता है कि इस तरीके के गोरख धंधे को रोकने का क्या उपाय है, क्या किया जा सकता है इसके लिए? इसके लिए तो शिक्षा और जो लोगों के अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए, वही बहुत ज़रूरी है। जैसे अब आप देखिए कि ज्योतिष के हिसाब से कुंडली मिलान वाले आपको कई ऐसे प्रसंग मिल जाएंगे कि कुंडली मिलान में तो बहुत अच्छी मिली है दोनों की कुंडलियाँ, मगर बाद में मालूम पड़ा कि साहब वो विवाद पैदा हो गया या तलाक हो गया। और कई आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें कहीं कोई कुंडली मिलान हुआ ही नहीं था क्या, या उनके गुण नहीं मिले, हुआ भी तो और उनका जीवन सफल रहा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके अंदर नैतिक बल है, समझ है, तो आप बिना उसके भी आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक जो आधिकारिक शिक्षा जो होती है वो होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर है कि आपने एक डिग्री ली है और प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसके बाद ही आप पब्लिक को सर्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ज्योतिष विज्ञान को भी इसी राह पर चल के सरकार को जो है इस पर थोड़ा सा लगाम लगानी चाहिए कि अगर आप औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है, हाँ, क्वालिटी कंट्रोल, तो आप इस तरीके का नहीं कर सकते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में ज्योतिष को लेकर कोर्स हुआ शुरू, और दूसरी जगह का तो की जानकारी मुझे नहीं है। मेरे ख्याल से बनारस विश्वविद्यालय में भी है, तो कुछ जगह मेरे ख्याल से ये अच्छी शुरुआत है और इसको अधिक लोकप्रिय बनना चाहिए और सब लोग जो है प्रॉपर एजुकेशन लेकर आए। पर सही अनुसंधान की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका तो जब शिक्षा होगी तो फिर अनुसंधान भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो श्रोताओं में बहुत ही संक्षेप में, आज 26 जनवरी है, बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी कि हमारा भारत का संविधान, उसकी विशेषताएं क्या है कि 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता के बाद 308 सदस्यों की संविधान समिति बनाई गई थी, जिसकी 166 मीटिंग्स हुई थी 3 वर्ष के दौरान। 3 वर्ष की अवधि के उपरांत भारत के संविधान का हस्तलिखित दस्तावेज के रूप में 24 जनवरी 1950 को जन्म हुआ था, और जबकि राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। दस्तावेज इटैलिक फॉन्ट स्टाइल में सुप्रसिद्ध अक्षर कला यानी कि कैलीग्राफी के माहिर श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, पंडित नेहरू के आग्रह पर। रायजादा जी ने इसके लिए किसी भी प्रकार की धनराशि को अस्वीकार कर दिया था। शांति निकेतन के कलाकारों, मुख्यतया नंदलाल बोस के सहयोग से यह भारतीय इतिहास व भूगोल का सचित्र प्रतिरूप बनकर तैयार हुआ था। इसमें चर्म पत्र यानी कि पार्चमेंट पेपर, 432 पेन होल्डर, इंग्लैंड व चेकोस्लोवाकिया से आयात किए गए 303 निब प्रयोग किए गए थे हमारे संविधान में। 251 पृष्ठों का दस्तावेज 6 माह में तैयार हुआ था, 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा। 3.65 ग्राम का दस्तावेज पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में के पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। रायजादा साहब की आयु की 85 वर्ष की आयु में 1886 में स्वर्गवास हुआ था।
तो उस समय तो हो रहा है हमारा, और आप सबको देशभक्त शहीदों को श्रद्धांजलि देने का औपचारिक दिन है आज। मेरे ख्याल से संविधान की प्रति में शायद भगवान की देवी देवताओं की तस्वीर भी उसमें बनाई गई थी। यस, और आज के दिन लाल किले दिल्ली से झंडा फहराया जाता है। और वहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो सबको पता है कि जो परेड होती है वो बचपन से हम लोग देखते आए हैं, दिल्ली की 26 जनवरी की परेड। आप लोगों ने तो वो दौर भी देखा होगा कि जब टीवी नहीं था तो रेडियो पे कमेंट्री सुना करते थे कि भारत सेना के जवान और पैटर्न टैंक चले आ रहे हैं। जसदेव सिंह कमेंट्री किया करते थे, बिल्कुल दृश्य को जीवंत कर देते थे। तो चलिए, कार्यक्रम हमारा समापन का समय है, लेकिन हम एक गाना सुनवा सकते हैं और उससे पहले हम सुनते हैं अपने स्पॉन्सर का एक संदेश। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। शैलजा जी ने इतनी सुंदर जानकारी ओपी नैयर जी के बारे में दी, और जैसा कि ओपी नैयर जी के संगीत को एक काफ़ी लोग टाइप करते हैं कि तड़क भड़क वाला संगीत है, लेकिन उन्होंने क्लासिकल टोन के गाने भी संगीतबद्ध किए हैं। और एक ऐसा ही गीत हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद हम सारे अपने मेहमानों से क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे। तो इस गाने को सुनिए। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, चम चम चमके माथे के बिंदिया, झनन झनन धुन पायल की। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले। आशा करते हैं ये क्लासिकल गाना आपको अच्छा लगा होगा। यह था फिल्म फिर वही दिल लाया हमसे, और इसकी जो गायिका थी वो थी आशा भोसले और उषा मंगेशकर, यानी जो 3 प्रसिद्ध बहनें थी उनमें से चार मीना मंगेशकर भी होती। हाँ, उनके थोड़े कम हैं, तो हाँ लता को छोड़कर सारी बहनों से इन्होंने गाने गवाए ओपी नैयर जी ने। तो
श्रोताओं में चलते चलते आपको ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली में इंडिया गेट पर 28 फीट ऊंची वो 6 फीट चौड़ी नेताजी की भव्य प्रतिमा लगी हुई है। तो आप कभी जाइए दिल्ली तो इंडिया गेट में देखिएगा। तो ओम जी, थोड़ा बहुत आप फिर से, आपका हास्य व्यंग्य प्रसिद्ध है, तो उसका नमूना पेश कीजिए। व्यंग के बारे में मैं श्रोताओं को एक जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ वर्ष पूर्व जब कोरोना वाला संकट चल रहा था, उस महामारी के दौर में भारत में एक दिल्ली के प्रसिद्ध प्रकाशक ने व्यंग प्रतियोगिता आयोजित की थी। उसने 2 व्यंग आमंत्रित किए थे कोरोना विषय पर। तो उस प्रतियोगिता में मुझे पहला सम्मान मिला था। वाह, सुंदर। थोड़ा बड़ा है इसलिए अभी वो नहीं सुनाते हुए मैं, अगर थोड़ा सा समय हो तो कुछ 2-4 दोहे ऐसे सुनाना चाहूँगा। देखिए, दोहे मैंने वैसे तो बहुत सारे विषय पर लिखे हैं, मगर अलगू चौधरी और जुम्मन शेख प्रेमचंद की कहानी के 2 बड़े प्रसिद्ध पात्र हैं। इनको प्रतीक बनाकर कुछ दोहे लिखे हैं। तो है, मगर कुछ अभी 5-10 नहीं यहाँ। बिल्कुल। ये अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ऐसे कैरेक्टर, हाँ, पंच परमेश्वर एक प्रेमचंद जी की कहानी थी जो कि हम लोगों ने विद्यार्थी अपने जीवन पाठ्यक्रम में पढ़ी है। तो जो, हाँ बिल्कुल, जो हिंदी जानता है उनको इन दोनों को अवश्य जानता होगा। तो अब आज अलगू चौधरी है तो क्या है, देखिए। अलगू से जुम्मन लड़े है उनकी यह चाल। वाह। अलगू जुम्मन को लड़ा है। जी हाँ, जी हाँ। अलगू से जुम्मन लड़े है उनकी यह चाल, यहाँ फटा है हर कहीं अपना पैर न डाल। वाह वाह वाह। गर जुम्मन भूखा रहे, हाँ। मत खाना इक कोर। गर जुम्मन भूखा रहे मत खाना इक कोर। जांच रहा है मित्रता यह शंका का दौर। वाह वाह। और कल तक था हर फैसला जुम्मन को मंजूर। कल तक था हर फैसला जुम्मन को मंजूर, कुछ शैतान बिचौलिए खींच रहे हैं दूर। वाह दोनों वाह। को दूर किया जा रहा वाह। है। और बोला सबके सामने जुम्मन रोजेदार, रोजे रखे हुए जुम्मन क्या कह रहा है, देखिए कि बोला सबके सामने जुम्मन रोजेदार, जब आएगा चौधरी तभी करूं इफ्तार। वाह वाह। जब आएगा चौधरी। और एक उस कहानी का सब अंतिम जो संवाद है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, वो सबको याद होगा। देखिए कि डर बिगाड़ का छोड़िए, यस, डर होने दो आघात। डर बिगाड़ का छोड़िए होने दो आघात, अब तो केवल हो यहाँ ईमानों की बात। वाह वाह। केवल हो यहाँ ईमानों की बात। और जुम्मन से पूछे नहीं अलगू उसकी खैर। आज क्या हो रहा है कि जुम्मन से पूछे नहीं अलगू उसकी खैर, दोनों में इस दौर ने ऐसा डाला वेर। दोनों में इस दौर ने। और दिखते सबके सामने दोनों गहरे मीत। अलगू और जुम्मन क्या, बिल्कुल गहरे मीत। सबके सामने दोनों गहरे मीत, एक दूसरे से मगर रहते हैं भयभीत। एक दूसरे से मगर रहते हैं भयभीत। और अलगू ने रोजा रखा। अलगू ने रोजा रखा, जुम्मन ने उपवास। लगा किसी को कुफ्र तो कहीं हुआ उपहास। वाह वाह वाह। और अलगू जुम्मन मूर्खता करते हैं हर बार। एक पात्र उसमें कहानी में और आता समझू साहू कि अलगू जुम्मन मूर्खता करते हैं हर बार, जिससे समझू साहू जी चला रहे संसार। क्या बात है, क्या बात है। ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, आप श्रोताओं, बिल्कुल आपने इतना सुंदर, और आपके लिए जो हम रास्ते में आज शैलजा जी से बात भी कर रहे थे कि 2 घंटे का कार्यक्रम आपके लिए उचित नहीं है। और हम चाहते हैं कि अब कल तो खैर आप भारत वापस जा रहे हैं, लेकिन हमें प्रतीक्षा रहेगी कि अगली बार जब आप आएंगे तो पुनः हम आपको स्टूडियो में लाएं और वहीं से शुरू करें जहाँ से आज आपने समापन किया है। यहाँ आपके बीच में उपस्थित होने का, श्रोताओं के समूह को उपस्थित होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं दर्पण टीम का, प्रदीप जी का, शैलजा जी का और श्रोताओं का सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। कार्यक्रम के समापन का समय हो गया है। आशा करते हैं हमारी मनोरंजक व ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। हमारे मेहमान भी आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी का आभार। श्रोताओं का प्यार व प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अगले सप्ताह एक और मनोरंजक कार्यक्रम के साथ हमारी सहयोगी टीम आपसे भेंट करेगी। पहेली का हम जवाब दे दें बिल्कुल चलते चलते। पराक्रम दिवस जो है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है 1921 में
भारत सरकार ने उसको घोषणा किया उनका 125वीं जन्म तिथि के अवसर पर कि उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो हमारे पास काफ़ी श्रोताओं के सही जवाब आए हैं और उनमें से हम रैंडमली चूज़ करके एक का श्रोता को विजय करेंगे और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं हैं ऑस्ट्रेलिया दिवस की व गणतंत्र दिवस की। आपका जीवन शुभ रहे, मंगलमय रहे और आपसे अगले रविवार को भेंट होगी। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। रथ